नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं एमपीजीके वाले सेक्शन में हमने फिजिकल डिवीज़न के बारे में बात कर ली थी। फिजिकल डिवीज़न के शुरुआती सेक्शन को हमने देख लिया था, उसमें हमने कुछ फिजिकल डिवीज़न के बारे में बात करी थी, ठीक है। जिसमें हमने मध्य भारत वाला क्षेत्र देख लिया था, मध्य भारत का पठार वाला देख लिया था, मालवा का पठार क्षेत्र हमने देख लिया था, ठीक है। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हमने देख लिया था। अब हम आगे के इसके सेक्शन को कवर करेंगे जिसमें हम आगे के भौतिक प्रदेशों को देखने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हमने मध्यवर्ती उच्च भूमि को शुरू करा था, दो भागों में विभाजित करे हुए मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो पहला हमने देख लिया था मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार। हम रीवा पन्ना, नर्मदा सोन घाटी और विंध्य कगारी प्रदेश और अन्य के बारे में हम आज देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो आएगा कहाँ से? विंध्य कगारी प्रदेश से। चलिए विंध्य कगारी प्रदेश को देखते हैं। विंध्य कगारी प्रदेश, कगार क्या होता है ना? ऐसा आपने सुना होगा ना, पहले बोलते मौत की कगार पर, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ सुनी होगी। कगार मतलब क्या होता है? कॉर्नर होता है ना। कगार मतलब क्या होता है? कगार मतलब कॉर्नर। ये विंध्य का एकदम कॉर्नर क्षेत्र होता है। जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है तो ये क्या है? ये उसके कगारी प्रदेश हो जाते हैं, या फिर इसका जहाँ पर स्लोप खत्म होता है, या फिर जहाँ से एकदम इंस्टेंटली स्लोप शुरू हो जाता है ना, वही क्षेत्र का कहलाता है कगारी प्रदेश कहलाता है। उसी को हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो विंध्य कगारी प्रदेश, विंध्य कगारी प्रदेश मालवा के पठार के उत्तर में, ठीक है। किसके? मालवा का पठार। मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है, ठीक है। मालवा का पठार हमने यहाँ देखा था, ये मालवा का पठार हो गया। इसका उत्तर और पूर्व मतलब ये विंध्य कगारी प्रदेश, ये जो प्रदेश दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या हो गया? विंध्य कगारी प्रदेश के रूप में दिखाई देता है, फैला हुआ है। इसे रीवा पन्ना का पठार भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ से निकल रही विंध्यांचल श्रृंखला, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से निकल रही है विंध्यांचल श्रृंखला ऐसी, ये विंध्यांचल श्रृंखला ऐसी जा रही है और वो रीवा पन्ना के पठार के बीच में से जा रही है, रीवा पन्ना के पठार के बीच में से जा रही है। और ये वाला जो सेक्शन दिखाई देता है, ये हिस्सा जो आपको दिखाई देगा, यही क्या कहलाएगा? विंध्य कगारी प्रदेश दिखाई देगा। ये क्षेत्र विंध्य कगारी प्रदेश के रूप में हमें दिखाई देता है। अल्टीमेटली हम पढ़ रहे हैं किस चीज़ के बारे में, है ना? रीवा पन्ना के पठार के बारे में ही पढ़ रहे हैं। रीवा पन्ना का पठार ही हम देख रहे हैं, है ना। इसे रीवा पन्ना का पठार बोल दो या विंध्य कगारी प्रदेश बोल दो, है ना। इसकी भौगोलिक स्थिति लगभग 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी से लेकर, है ना, 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में देखी जाती है ना। इसके मध्य यह विस्तृत है। इस पठार की ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई की यदि बात करें तो कितनी है? 300 से लेकर 450 मीटर होती है। 300 से लेकर 450 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। अब इसके पहले हमने थोड़ी सी बात कर ली थी कि यहाँ पर मिलती है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ठीक है। इस क्षेत्र में मिलती है कौन सी? रेड सॉइल, ठीक। और जहाँ पर पानी होता है, जहाँ पर नदियाँ बहती है, तो रेड सॉइल आगे जाकर क्या बन जाती है? येलो सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर ब्लैक भी मिलेगी थोड़ा सा, इस क्षेत्र से कनेक्ट होने के कारण यहाँ पर कौन सी मिलेगी? थोड़ी रेड भी मिलेगी, और मुख्य रूप से यहाँ पर भी येलो भी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार की नदियाँ भी होने के कारण क्या हो? बलुई, ठीक है। उसके अलावा लाल और पीली मिट्टी यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती है। कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत जो लगा हुआ है किसके साथ में, है ना, इस क्षेत्र के साथ में लगा हुआ है, जिसमें हमें थोड़ी मिट्टी पाई जाती है हल्की सी काली, इस क्षेत्र में। बस काली का महत्वपूर्ण कोई क्षेत्र नहीं है ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर येलो और रेड का, और यदि नदियाँ निकल रही है इस क्षेत्र में तो थोड़ी बलुई मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है ना। उसके अलावा विंध्यांचल के अपर्दन के कारण भी यहाँ पर बलुई प्रकार की मिट्टी देखने को मिल जाती है, ठीक है। औसत वर्षा हमको पता ही है ना, जिसको हम आगे देखने भी वाले हैं, हमको पता है ना। दूसरी चीज़ है, यदि आपने थोड़ी सी चीज़ें पढ़ रखी है और या फिर आपने थोड़ा सा एमपी का अध्ययन कर रखा है, तो उसमें आपको पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर हमेशा वर्षा में वृद्धि होती है। तो हमने यहाँ पर 75 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स रेनफॉल देखी, यहाँ पर 100 के अप्रॉक्स 100 से लेकर 125 तक देखी। इस वाले क्षेत्र में अब हमको कितनी मिल रही है? 125 सेंटीमीटर रेनफॉल। कितनी मिल रही है? 125 सेंटीमीटर रेनफॉल लगभग हमको देखने को मिलती है ना। इस क्षेत्र में क्या प्रमुख फसलें हैं? गेहूं इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। इस क्षेत्र में पूर्व की ओर चावल,
है ना। यहाँ पर चावल भी लिया जाता है क्योंकि ये नदियों वाला क्षेत्र आ जाता है। तो पूर्व की ओर चावल की खेती होती है। चूना पत्थर, अब ये देखिए विंध्यन श्रृंखला है ना, विंध्यन रॉक है। विंध्यन श्रृंखला जो है, विंध्यन जो है वो किस प्रकार के खनिज के लिए फेमस है? खनिज की बात करें विंध्यन श्रृंखला में तो खनिज यहाँ पर हमें किस प्रकार के अधात्विक प्रकार के प्रमुख खनिज यहाँ पर हमको मिलेंगे। ठीक है, तो उसी के अंदर हमें खनिज कौन से दिखाई देते हैं, है ना। इसमें प्रमुख खनिज हम बोले तो क्या है, चूना पत्थर, ठीक है, हीरा, ये मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं, है ना। अभी हमने बताया कि अधात्विक खनिज मिलेंगे तो उसमें अधातु चूना, और फिर ये हो गया हमारा क्या, ठीक है, हीरा अधातु है। ठीक है, और ये पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है। कृषि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। इस क्षेत्र में प्रमुख नगर क्या कौन कौन से हो जाते हैं, सतना, रीवा, पन्ना, दमोह आदि, ये इसके प्रमुख क्षेत्र आ जाते हैं। ये है विंध्य कगारी प्रदेश। कगारी मतलब क्या होता है, एक पर्वतीय क्षेत्र का ढाल या पर्वतीय क्षेत्र के कॉर्नर, पर्वतीय क्षेत्र के कॉर्नर ही क्या कहलाते हैं, कगारी प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम, क्या आ जाते हैं यहाँ से विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी को हम थोड़ा सा डिटेल में और आगे भी देखेंगे, है ना। ठीक है, तो विंध्य श्रेणी की तरफ आ जाते हैं। तो विंध्य श्रेणी, विंध्यांचल श्रेणी पश्चिम मध्य प्रदेश, है ना, पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर पूर्व में बिहार तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है, बिहार तक। यहाँ से शुरू होती है पश्चिम मध्य प्रदेश में, तो यहाँ से सीधी चलती है और यूपी से लेकर बिहार तक जाती है। यूपी प्लस आखिरी में बिहार, बिहार में भी कहाँ, सासाराम तक जाती है। बिहार के सासाराम क्षेत्र तक ये हमको दिखाई देती है। बीच का क्षेत्र अभी हमने देख लिया, यहाँ पर ये कगारी प्रदेश कहलाता है, विंध्य कगारी प्रदेश कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र मिलते हैं, सबसे पहले मिलता है विंध्यांचल, फिर उसके बाद आ जाता है भांडेर, और फिर उसके बाद दिखाई देता है कैमूर। ठीक है, तो यहाँ पर है विंध्यांचल, विंध्यांचल क्षेत्र, यहाँ पर आ जाता है कौन सा, भांडेर और कैमूर। विंध्यांचल, भांडेर और कैमूर क्षेत्र यहाँ पे हमको दिखाई देता है। ठीक है, विंध्यांचल, भांडेर और कैमूर श्रेणियाँ यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, होशंगाबाद के पश्चिम में यह विंध्य युग की चट्टाने के रूप में दिखा जाता है। किसके पश्चिम में, होशंगाबाद के पश्चिम में। तो होशंगाबाद हमको कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर, उसके पश्चिम में क्या हो जाएगा, इस तरफ यहाँ पर विंध्य क्रम की चट्टाने मिलती है। कौन से क्रम की चट्टाने मिलती है, होशंगाबाद के पश्चिम में विंध्य युग की चट्टाने हमको यहाँ पर दिखाई देती है ना। इसीलिए विंध्यांचल पर्वत भी नाम है। इन चट्टानों से बनी हुई है तथा, है ना, कहाँ पर, गनूरगढ़, कहाँ पर, गनूरगढ़ के पश्चिम में यह लावा चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ पर आ जाता है एक क्षेत्र गनूरगढ़, उसके पश्चिम में, है ना, उसके पश्चिम में इधर की तरफ आपको क्या दिखाई देगा, लावा चट्टानों का क्षेत्र भी देखने को मिलता है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई दिखाई जाती है। इसके आसपास के क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। मतलब जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे, है ना, ये पश्चिम से पूर्व हो, मतलब मध्य प्रदेश से, वैसे तो यहाँ से गुजरात से शुरू होती है, कुछ हिस्सा इसका गुजरात में है। ठीक है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में आती है, तो मध्य प्रदेश में इसकी अच्छी खासी ऊंचाई दिखाई देती है। फिर जब यूपी में पहुँचती है और बिहार में पहुँचती है तो इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। तो मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर बिहार तक जाते हुए इसकी ऊंचाई कम हो जाती है ना, पश्चिम से पूर्व ऊंचाई कम हो जाती है। ठीक है, भांडेर कैमूर की श्रेणियाँ गंगा, कौन कौन सी नदी, गंगा, नर्मदा बेसिन की जल द्विभाजक का कार्य करती है। अब ये जल द्विभाजक क्या होता है, देखिए, अब गंगा के बारे में बात करें तो गंगा का जल सभी नदियों में, सभी नदियां यहाँ से जो जाती है वो गंगा का जल ऊपर की तरफ ले जाती है, गंगा के नदी में समर्पित कर देती है ना। सभी जल क्या हो जाता है, उत्तर की ओर जाता है वो गंगा नदी में समर्पित हो जाता है या फिर उसके अंदर विसर्जित हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगली बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा की ऐसी कोई भी सहायक नदी नहीं है जो इस तरफ जाती हो, या फिर यहाँ से कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो इस पठारी क्षेत्र से यहाँ आती हो, क्योंकि बीच में विंध्यांचल खड़ा हुआ है। बीच में क्या खड़ा हुआ है, विंध्यांचल। तो विंध्यांचल दोनों का जल बांट देता है, एक इधर बांट देता है, एक इधर बांट देता है, तो दोनों सेपरेट सेपरेट अपना अपना जल अलग अलग ले जाते हैं। तो नर्मदा और किसके बीच में, गंगा नदी तंत्र के बीच में जल द्विभाजक का कार्य करता है। जल द्विभाजक मतलब जल को विभाजित करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पूरे मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ा जल द्विभाजक का क्षेत्र है।
है ना। और उसके अलावा यदि हम बात करें, सतपुड़ा भी एक जल विभाजक है। वो क्या कर देता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के जल को विभाजित करता है। पश्चिम भारत मतलब नर्मदा इधर की तरफ जल ले जाती है पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर ऊपर जल चले जाता है, दक्षिण की ओर नीचे की तरफ जल चले जाता है। इसीलिए नर्मदा, विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों ही जल विभाजक का काम करते हैं हमारा। ठीक है, चलिए यहाँ से निकलने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा, है ना, मुख्य नदियाँ जो सीधे सीधे विंध्याचल से निकलती है, चंबल है, बेतवा है, केन है, उत्तर की ओर बहती है, संपूर्ण मध्य उच्च प्रदेश में बहती हुई यमुना में जाकर मिल जाती है। ये महत्वपूर्ण नदियाँ इसकी हो जाती है। ठीक है, चलिए निरंतर समझते चलें, छोटे छोटे सेक्शन है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, नर्मदा सोन नदी घाटी। नर्मदा सोन नदी घाटी, नर्मदा का उद्गम यहाँ से देखा जाता है अमरकंटक से, और ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हिस्सा लेकर बहती हुई आती है, और फिर यहाँ से किस में प्रवेश करती है, गुजरात में। यहाँ से प्रवेश करती है गुजरात में, और गुजरात के बाद यहाँ खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अधिकांश हिस्सा इसका किस में है, मध्य प्रदेश में मौजूद है। कैमूर श्रृंखला से यहाँ से निकलती है अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है, जो कि सतपुड़ा के आगे कैमूर, सॉरी मैकाल, कैमूर नहीं मैकाल, सॉरी कौन सी श्रृंखला, मैकाल, मैकाल श्रृंखला से ये निकलती है, और मैकाल श्रृंखला से निकलकर आगे की तरफ कहाँ पर विसर्जित हो जाती है, अंतिम रूप से इसका मुहाना दिखाई देता है हमको, कहाँ पर मुहाना दिखाई देगा, खंबात की खाड़ी गुजरात में। ठीक है, अब दूसरी बात करें तो दूसरी यहाँ से सोन नदी निकलती है, और सोन नदी ऊपर की ओर बहना शुरू करती है। ठीक है, सोन जाती है गंगा में, सोन गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, दूसरी यहाँ पर ये सीधी सीधी किस में चली जाती है, ये समुद्र में चली जाती है ना, ये किसी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, इधर से एक और नदी निकलती है, वो क्या है, जोहिला, जो जाकर आगे किस में मिल जाती है, सीधे सीधे सोन में मिल जाएगी। तो गंगा और ये गंगा का तंत्र, यहीं से गंगा का तंत्र कनेक्शन है, और एक तंत्र किससे कनेक्टेड है, एक कनेक्टेड है हमारे नर्मदा नदी तंत्र से। तो दोनों ही तंत्र के उद्गम स्थल वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो मध्य प्रदेश में पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में नर्मदा तथा सोन घाटी, नर्मदा तथा सोन घाटी की सकरी घाटियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ना। हाँ, घाटियों के मध्य भाग में नर्मदा सोन घाटी की घाटी कहलाया जाता है। नर्मदा घाटी की यदि बात करें तो 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर यहाँ से ये रहा 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, सॉरी हम उत्तरी अक्षांश को यहाँ पे बात करेंगे, ये उत्तरी है ना, 22 डिग्री है ना, 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तथा 74 डिग्री पूर्वी अक्षांश से लेकर 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी अक्षांश की ओर है। यहाँ पर ये अक्षांश हो गए, यहाँ से यहाँ तक अक्षांश हो गया, और ये हो गए देशांतर। ज़्यादा जितनी घाटी की चौड़ाई है उतने ही अक्षांश देशांतर में हम इसको काउंट करेंगे। ठीक है, देशांतर के मध्य स्थित होती है। यह घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है, सबसे नीचा भाग है ये मध्य प्रदेश का। यहाँ गहरी काली मिट्टी मिलती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है सबसे गहरी काली मिट्टी कहाँ मिलती है, मध्य प्रदेश का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है। ठीक है, सीधे 2 मार्कर का क्वेश्चन यहाँ से उठकर चला आता है। ठीक है, तो गहरी काली मिट्टी हो गई। दूसरा हो गया कौन सा, सबसे निचला हिस्सा हो गया। ठीक है, महादेव है ना, महादेव एवं सतपुड़ा श्रेणी पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो नदी है ना, ये दो जो नदी है, इधर से जा रहा है विंध्याचल और इधर से जा रहा है सतपुड़ा, है ना। ऊपर की तरफ विंध्याचल है, नीचे की तरफ सतपुड़ा है। इन दोनों के बीच में ये भ्रंश घाटी से बहती है, भ्रंश घाटी से ये नदी बहती है, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, और इन दोनों के बीच में भ्रंश बनाती है, भ्रंश बनाकर बह रही है, और ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में है, ये याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में भ्रंश है। ठीक है, इसमें बहती है। महादेव सतपुड़ा के बीच में सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे, हमारे सदाबहार प्रकार की प्रकृति के वन यहाँ पर पाए जाएंगे, क्योंकि पानी बहुत अच्छा है। ठीक है, वर्षा भी यहाँ पर अच्छी होती है। क्यों वर्षा होती है, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून यहाँ से आता है,
ऐसा दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है दक्षिण और पश्चिम से, ठीक है। जब मानसून ऐसा एंटर करता है तो ये नर्मदा घाटी में सीधा पैरेलल चले जाता है। जो मानसून होता है वो सीधे सीधे पैरेलल इंटर कर जाता है, समानांतर अंदर की ओर चले जाता है। इसीलिए यहाँ से आकर होशंगाबाद क्षेत्र ये हो गया, है ना, होशंगाबाद क्षेत्र हो गया, और उसके आसपास का क्षेत्र जहाँ से हो गया, यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है, क्योंकि इसकी सहायक नदियों में भी क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ मानसूनी पवनें चली जाती है, आर्द्रता अच्छी मिल जाती है, और उसके कारण यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त शानदार वाली बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पर सदाबहार प्रकार की वनस्पति मिलती है, ठीक है। दोनों के क्षेत्रों में, महादेव और सतपुड़ा के दोनों लगे हुए क्षेत्र जो है नर्मदा से, उस पर मिलती है। इस क्षेत्र में गेहूं प्रमुख फसल है, कपास प्रमुख फसल है, ज्वार हो जाती है, चावल हो जाता है, बाजरा हो जाता है। इसके अलावा अन्य फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती है। नर्मदा घाटी में चूना पत्थर, है ना, खनिज की बात करें तो चूना पत्थर, फायर क्ले, चूना पत्थर हो गया, फायर क्ले। फायर क्ले अभी तक हमको कहीं नहीं दिखाई दिया, फायर क्ले वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है, याद रखें। तो आपसे एग्जाम में किसी भी खनिज का क्षेत्र पूछा जा सकता है ना, एग्जाम में किसी भी खनिज का क्षेत्र पूछा जा सकता है, सीधे 2 मार्कर में क्वेश्चन दे सकता है। वो बोल सकता है कि मध्य प्रदेश में फायर क्ले के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो हम सीधे बता सकते हैं कि नर्मदा घाटी जो है वो फायर क्ले के लिए फेमस है, फायर क्ले हमको यहाँ से मिलता है। उसके अलावा गेरू हो गया, है ना, नर्मदा घाटी में आपको संगमरमर भी मिलता है, खनिज से युक्त घाटी है ये, है ना, संगमरमर। उसके अलावा पत्थर भी यहाँ से मिलते हैं, मैग्नीज यहाँ से मिलता है, अन्य छोटे मोटे प्रकार के और भी खनिज यहाँ से देखने को मिलते हैं। गेरू आप समझते हैं, गेरू आप समझते हैं, है ना, ये रंग रोगन के काम में आता है। आपने यदि चित्रकला देखी होगी, है ना, आपने यदि जनजातीय चित्रकला देखी होगी, जनजातीय चित्रकला में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। खनिज पाए जाते हैं सोन नदी की घाटी में, चूने का पत्थर, है ना, सोन नदी जो घाटी है ना, अब सोन की बात कर लेते हैं। सोन में महत्वपूर्ण क्या है, चूने का पत्थर और कोयला पाया जाता है। कोयले के लिए महत्वपूर्ण घाटी है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पूरी हमारी सिंगरौली और उसके आसपास की बेल्ट आ जाती है, जो क्या है, कोयले के लिए प्रमुख बेल्ट है। उसके अलावा यदि हम बात करें, कोयले के लिए प्रमुख बेल्ट तो है ही सही, और वहाँ पर गोंडवाना चट्टान संरचना भी मिलती है। गोंडवाना चट्टानी संरचना मिलने के कारण, पुरानी संरचना मिलने के कारण यहाँ पर बहुत अच्छे मात्रा में कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। इसीलिए चूना पत्थर और कोयले की ये प्रमुख क्षेत्र के रूप में देखने को मिलती है। इस घाटी के प्रमुख नगर की यदि हम बात करें तो कौन कौन से आते थे, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, ठीक है, और खरगोन, ये इसके आसपास मौजूद प्रमुख नगर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। चलिए अब आगे हम थोड़ी और बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो है, जो प्रायद्वीप का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से के बारे में बात करेंगे तो प्रायद्वीप, है ना, तो हम यहाँ देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में दक्कन कहते हैं, है ना, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, दक्कन कहते हैं। इस पठार पर स्थित सतपुड़ा श्रेणी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी भाग पर है, ठीक है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग पर सतपुड़ा आपको दिखाई देता है। इसके पूर्व में स्थित पहाड़ी क्षेत्र को बघेलखंड कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ से विंध्याचल जा रहा है, यहाँ से सतपुड़ा मौजूद है और ये आगे बढ़ेगा, बीच में नर्मदा घाटी है, बीच में नर्मदा घाटी दिखाई देती है, और यहीं पर ये जो हिस्सा दिखाई देता है ये बघेलखंड का पठार है। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये बघेलखंड का पठार हमको पूर्व की ओर दिखाई देता है। सबसे पूर्व में जो पठार है वो बघेलखंड का पठार है, ठीक है, बघेलखंड का पठार कहते हैं। दक्कन पठार के इस पहाड़ी पठारी भाग को निम्न 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। 2 भाग में हम विभाजित करते हैं, एक सतपुड़ा में कर लेते हैं, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, फिर उसके बाद आती है बघेलखंड पठार, ठीक है, बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के बारे में बात कर लेते हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणियाँ दक्षिणी मध्य प्रदेश में पश्चिमी सीमा पर स्थित है। दक्षिणी मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा के पूर्व में स्थित है। इसका भौगोलिक विस्तार यदि हम बात करें तो 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक
है ना, 21 से 23, जबकि इसका इधर पश्चिम की ओर विस्तार देखेंगे तो 74 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से लेकर 81 डिग्री, है ना, 81 डिग्री ईस्ट तक है। मतलब ये मध्य प्रदेश में तो है, उसके अलावा गुजरात में भी है। कहाँ से शुरू हो रही है? गुजरात, कुछ हिस्सा छोटा सा महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश में और अंतिम रूप से ये छत्तीसगढ़ में, है ना, मैकाल पर्वत श्रृंखला के रूप में अंत होती है। ठीक है, मैकाल के रूप में वहाँ अंत हो जाती है। पूर्वी देशांतर के मध्य देखा जाता है। इस क्षेत्र के अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? अधिकतम सबसे अधिक ऊंची कौन सी क्षेत्र है हमारे? 1350 मीटर, जिसको हम धूपगढ़ के नाम से जानते हैं। 1350 मीटर की चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी के रूप में यहाँ पर दिखाई देती है, जो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है ना, महादेव पहाड़ियों पर ये मौजूद है ना, जो होशंगाबाद में पड़ते हैं। महादेव पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वहीं पर सब 1350 मीटर की धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यदि आप गए हो तो बड़ा बहुत ही अच्छा शानदार मौसम वहाँ पर होता है, बढ़िया सी स्थिति है, आसपास अच्छे वन दिखाई देते हैं, वहाँ पर आपको कोनीफेरस भी दिखाई देते, कोनीफेरस प्लांट भी दिखाई देते, क्योंकि अच्छी खासी ठंडी रहती है, ठंडा मौसम होता है ना। चलिए, वनों से उपज एकत्रित करना, खनन उद्योग यहाँ का प्रमुख कार्य है। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है यहाँ पर, वनों की उपज एकत्रित करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए कृषि के लिए पहाड़ी क्षेत्रों पर कोई जगह नहीं होती है। दूसरा, पानी की स्थिति भी वहाँ पर कम है, पानी भी वहाँ पर कम उपलब्ध हो पाता है, क्योंकि ये पुराने खंड पर्वत है। किस प्रकार के पर्वत है? पुराने खंड पर्वत है। और खंड पर्वत कैसे हो जाते हैं? भ्रंश घाटी वाले हो जाते हैं, सीधा का सीधा ऊपर एक खंड उठ जाता है ना। यहाँ से नदियाँ तो निकलती है, लेकिन इनसे पानी की उपलब्धता ढलानों पर प्राप्त नहीं हो पाती, इसीलिए कृषि नहीं होती है। तो यदि वन क्षेत्र अच्छा है तो क्या करें? वन उपज। तो यहाँ पर रहने वाली जनजातियाँ यहाँ पर क्या करती है? वन उपज के ऊपर आधारित होती है, अपना जीवन यापन किस पे करती है? वन उपज पर। उसके अलावा कुछ क्षेत्र है जहाँ पर खनन किया जाता है, जैसे बैतूल की बात करें, बैतूल के आसपास, ठीक है, और उसके अलावा होशंगाबाद हो गया, बैतूल हो गया, होशंगाबाद, बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, ठीक है, जबलपुर के आसपास का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर कुछ खनन किया जाता है जिससे हम खनिज प्राप्त कर सके, है ना। मुख्य व्यवसाय है, समतल भूमि वाले क्षेत्रों में कृषि होती है। छिंदवाड़ा, अब समतल भूमि इसमें कौन कौन से लगते हैं? छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा, है ना, सिवनी, बैतूल, मंडला, बालाघाट, खरगोन, है ना, बड़वानी, झाबुआ, ये क्षेत्र इसके क्या है? प्रमुख क्षेत्र है, जो इससे लगे हुए हैं, जो इससे टच, ठीक है, ये इसके प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा आ जाता है क्या? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड पठार को हम यहाँ पर देखते हैं। अब जो बघेलखंड पठार है, बघेलखंड पठार के बारे में हमने बात करी थी कि ये क्या है? पूर्व की ओर है ना, पूर्व की ओर मौजूद जो पठार है हमारा, वो बघेलखंड का पठार है। हमने इसके बारे में पहले भी देख लिया था, और सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश भी है ना, लगभग 7% पर ही मौजूद है। ठीक है, बघेलखंड का पठार या फिर पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सोन नदी के पूर्व में एक सोन घाटी के दक्षिण का क्षेत्र बघेलखंड का पठार कहलाता है। ठीक है, सोन नदी के पूर्व में, और सोन नदी घाटी जो संपूर्ण दिखाई आपको देती है ना, उसके कहाँ पर? पश्चिम में, है ना, सॉरी, उसके पूर्व में ये क्षेत्र, दक्षिण में जो क्षेत्र दिखाई देता है वो पूरी तरीके से हमारा क्या है? बघेलखंड का पठार है। आपको लोकेशन इसी तरीके से बतानी है हर बार। कोई भी जगह की लोकेशन यदि पूछी जाती, मालवा का पठार कहाँ है, तो मध्य भारत के पठार के दक्षिण में, नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में, ऐसा 2 लोकेशन बतानी है, 2 या 3 लोकेशन बता देंगे, चल जाएगा। ठीक है, इसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 4 मिनट से लेकर 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की बात करें तो 80 डिग्री 5 मिनट से लेकर, है ना, 82 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित होता है। इस प्रदेश में आदि महाकल्प, है ना, आदि महाकल्प मतलब बहुत पुराने समय के, है ना, आदि महाकल्प मतलब शुरुआत, कौन से, है ना, शुरुआती काल की, है ना। आदि महाकल्प क्या है? सबसे पुराना कल्प है, जिसको प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन काल तथा जुरैसिक, है ना, जुरैसिक काल के शेल समूह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जुरैसिक काल मतलब जब जिस समय डायनासोर हुआ करते थे, उस समय के शेल समूह यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। गोंडवाना शेल समूह इस प्रदेश की भौगोलिक विशेषता है। कौन सा शेल समूह? गोंडवाना शेल समूह यहाँ का बहुत प्रमुख है, क्योंकि यही क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर क्या है? यहीं पर कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, कोयला अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाएगा।
ठीक है। तो कोयले का जो क्षेत्र है वो गोंडवाना शैल समूह है। इस प्रदेश में भौगोलिक विशेषता है मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र इसी क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? नदी की बात करें तो सोन नदी प्रमुख नदी है यहाँ पर। उसके अलावा काली लाल पीली और पथरीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। काली लाल पीली पथरीली मिट्टी यहाँ पर, क्योंकि पहली चीज़ काली गोंडवाना लैंड के कारण भी है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा लाल पीली पुरानी शैल चट्टानों के कारण, क्योंकि आद्य महाकल्प की पुरानी चट्टानें, इसलिए लाल पीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। पथरीली मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी चट्टानें टूटती है उससे ही हमें इस प्रकार की मृदा का निर्माण देखने को मिलता है। चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। कौन सी फसल है? चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। साथ ही उसके अलावा क्या क्या उगाया जाता है? अलसी है, ज्वार है, तिल है ना। यहाँ पर अन्य क्षेत्र में भी उगाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वन्य तथा पहाड़ी दुर्गम स्थान होने के कारण आवागमन के साधनों की कमी है। पहाड़ी क्षेत्र भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको अमरकंटक दिखाई देता है। अमरकंटक है, पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ अमरकंटक आ जाता है। फिर यहाँ पर खदान क्षेत्र आ जाता है, ऊंचा नीचा क्षेत्र है, इसलिए आवागमन के लिए यहाँ पर बहुत कमी होती है। मतलब परिवहन यहाँ पर क्या है? दुर्गम है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे किसकी? पर्वतों की। यहाँ से देखते हैं हमारे पर्वत कौन कौन से पर्वत यहाँ पर मौजूद है। तो हम विंध्याचल सतपुड़ा के बारे में यहाँ पर अब ज़्यादा जानकारी लेंगे, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल पर्वत की लोकेशन बात करें तो यहाँ गुजरात से शुरू होता है और सीधे चलता हुआ यहाँ से, है ना, गुजरात से शुरू हुआ और यहाँ से होता हुआ इधर निकल जाता है। विंध्य कगारी प्रदेश यही है ना। इसे ही विंध्य कहा जाएगा, है ना। यहाँ पर आ जाएगा भांडेर और यहाँ पर कैमूर, है ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। विंध्य पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में है। अब इस तरफ कौन सी नदी बह रही है? ये है नर्मदा नदी, है ना। इस तरफ नर्मदा नदी है और नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। यदि हम बात करें तो मालवा के दक्षिण में भी, या फिर मालवा तथा नर्मदा के मध्य में विंध्याचल पर्वत आपको देखने को मिलता है। इसका निर्माण हिमालय से पहले का माना जाता है, ठीक है। हिमालय के पहले का माना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 4,557 है ना, 4,000 नहीं, 457 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। कितनी? 457 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। क्योंकि देखिए अब दो क्षेत्र इसमें विभाजित कर देते हैं। जो हम 400 की ऊंचाई बोल रहे हैं वो इस क्षेत्र में है और जो 600 तक की ऊंचाई बोल रहे हैं वो इस क्षेत्र में है। क्योंकि यहाँ से ये क्षेत्र क्या है? ऊंचा है और उधर की तरफ जाते हुए इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। हमने पहले भी देखा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, लेकिन इसके पश्चिम भाग जो है उसमें ऊंचाई ज़्यादा दिखाई देती है। कितनी? 610 मीटर इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। परंतु इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, है ना, 900 मीटर से भी अधिक है। विंध्याचल पर्वत का निर्माण क्वार्ट्ज, कौन कौन से चट्टानों से हुआ है? क्वार्ट्ज, उसके अलावा बालू का चट्टानें, क्वार्ट्ज चट्टानें, बालू का चट्टानें, इस प्रकार की चट्टानों से हुआ है ना। इससे निकलने वाली नदियों में कौन कौन सी है? नर्मदा हो गई, सोन हो गई, है ना, बेतवा, केन हो गई, है ना। इसके पास से निकलने वाली नदियां हैं ये सब नदियां यहाँ से, है ना। ये मैकाल वाले क्षेत्र से निकल रही है ना, लेकिन प्रमुख इससे ही पास से होकर गुजरती है। मतलब इसके क्षेत्र में मौजूद ये नदियां हैं, ठीक है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। पहले हम विंध्याचल को ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम सतपुड़ा के बारे में बात करेंगे। सतपुड़ा हमारा पहले हो चुका था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ से शुरू होती है? यह गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड में फैली हुई है। झारखंड के आगे ये कहाँ चली जाती है ना, झारखंड से फिर ये यूपी चली जाती है ना। उसके अलावा बिहार तक जाकर ये एंड होती है, ठीक है। विंध्य पर्वत श्रेणी, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी से मिलकर विंध्याचल पर्वत श्रेणी बनती है, ठीक है। इन तीनों को अलग अलग हिस्से के रूप में, है ना, जोड़ दिया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले विंध्याचल आती है, फिर कौन सी आ जाती है? भांडेर आ जाती है, फिर उसके बाद अंतिम रूप से कैमूर आ जाती है। यह पश्चिम में अरावली, पश्चिम में कहाँ से? अरावली पर्वत श्रेणी से मिलती है। कौन से क्षेत्र में? गुजरात में ये अरावली से मिलती है। इसके आगे की बात करें तो यहाँ से
आगे जो जाती है वो ऐसी अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक जाती है। लेकिन यहाँ पर ये इसके कुछ रेसिड्यू पार्ट जो टूटे टूटे रूप में बचते हैं वो कहाँ तक मिल जाते हैं, वो अरावली तक मिल जाते हैं। ये अरावली है और यहाँ से हमारे विंध्याचल ऐसा निकल जाता है। ठीक है, एक ब्लॉक माउंटेन, एक खंड पर्वत के रूप में ये देखा जाता है। अब कैसे, देखिए खंड पर्वत क्या होते हैं, एक किसी समतल भूमि होती है और अचानक से अंदर से बहुत सारे बल कार्य करते हैं। आंतरिक बल मैंने आपको बताया था बहुत तेजी से कार्य करते हैं और बहुत शक्तिशाली बल भी होते हैं, और इस भूमि को क्या कर देते हैं, यहाँ से तोड़कर ऊपर उठा देते हैं। इस भूमि को तोड़कर ऐसे ऊपर उठा देते हैं तो इसके जो कगार होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम सीधे होते हैं। ये ऐसे कगारी रूप में दिखाई देते, टूट फूट के ये क्या हो जाएगा, एकदम सीधा पर्वत बन जाएगा। ऐसा दिखाई देगा कि एक खंड के रूप में ऐसा बाहर निकला हुआ है। वहाँ पर कोई सी ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई जिससे पर्वत इकट्ठा होकर बन जाए। वहाँ पे पर्वत सीधा सीधा ऐसा ऊपर की तरफ बाहर निकल जाता है ना, इसका टुकड़ा बाहर निकल जाता है और ये इस रूप में दिखाई देता है। इसीलिए क्या है, ये खंड पर्वत का उदाहरण है ना। लेकिन ये कैसे खंड पर्वत है, पुराने खंड पर्वत है। खंड पर्वत पुराने प्रकार के खंड पर्वत है, नए प्रकार के नहीं है ना। पुराने प्रकार के खंड पर्वत है क्योंकि विंध्याचल चट्टाने क्या है, बहुत पुराने समय की चट्टाने हैं। जैसा कि हमने इसके अभी जस्ट पहले देखा था कि प्री कैम्ब्रियन की भी चट्टाने यहाँ पर मिलती है, गोंडवाना समूह की भी चट्टाने मिलती है और उसके अंदर बालू का पत्थर पुराने मिलते हैं। ठीक है, उससे मिलकर ये बना हुआ है। इसीलिए ये क्या है, एक प्रकार का खंड पर्वत है जो हिमालय से भी प्राचीन है। ठीक है, हिमालय कब बना, हिमालय के बारे में भी बताया है मैंने दूसरे लेक्चर्स में। ठीक है, तो लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय इतना पुराना है तो ये उससे भी पुराने लगभग 10, 15, 20 करोड़ पुराने ये हमको देखने को मिलते हैं, है ना। इसकी विंध्य पर्वत श्रेणी अलीराजपुर, है ना, अलीराजपुर से शुरू होती है से लेकर छतरपुर तक फैली हुई है ना। विंध्य श्रेणी जो है कहाँ तक आती है, अलीराजपुर से छतरपुर तक विंध्य श्रेणी फैली हुई है। छतरपुर, फिर उसके बाद बात करें तो छतरपुर, दमोह और पन्ना में, छतरपुर, दमोह और पन्ना में कौन सी श्रेणी आती है, भांडेर, है ना। विंध्य पर्वत श्रेणी की विंध्य की बात करूँ तो विंध्य कहाँ तक आते हैं हमारे, अलीराजपुर से छतरपुर, और फिर छतरपुर, दमोह और पन्ना में कौन सा होते हैं, भांडेर पर्वत श्रृंखला होती है। और उसके आगे कौन सी हो जाएगी, कैमूर हो जाएगी, है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुडविल। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुडविल। सबसे ऊंची चोटी गुडविल, या फिर इसको बोलते हैं सद्भावना शिखर, कि इसको कालू मार भी कहते हैं। तीनों याद रखिएगा, गुडविल हो गया, सद्भावना शिखर हो गया, या फिर कालू मार की चोटी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर, 752 मीटर है। ठीक है, सतना, रीवा, कटनी, सीधी, सिंगरौली में इसे कैमूर पर्वत श्रेणी कहते हैं। कैमूर कहाँ कहते हैं इसे, है ना, इन क्षेत्रों में कहते हैं, सतना, रीवा, कटनी, सीधी, सिंगरौली, मतलब पूर्व के क्षेत्रों में, है ना। यहाँ पर आ जाता है ये कैमूर, यहाँ बीच वाले हिस्से में आ जाता है क्या, भांडेर, और ये क्षेत्र दिखाई देता है विंध्यन क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। तीनों क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कैमूर के दक्षिण में सोन नदी, है ना, कैमूर के दक्षिण में सोन नदी है और उत्तर में गंगा नदी प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। सोन और कौन सी हो गई हमारी, गंगा नदी के बीच का ये स्थल हमें दिखाई देता है ना। अभी हम सतपुड़ा के बारे में बात करते हैं। चलिए अब सतपुड़ा देख लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत तो हमने देख लिया, अब आ जाते हैं हम किधर, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत का निर्माण किस किस से हो रहा है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से होता है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से होता है। अब ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें कौन सी है, देखो यहाँ पर पहले दक्कन का पठार है, नीचे क्या है, दक्कन, और जो नर्मदा का निर्माण हुआ है, नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी जो चलती है वो इस क्षेत्र में चलती है। ये नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है। उसके अलावा यहाँ पर ये क्षेत्र जो है हमारा सतपुड़ा का है। तो जो नर्मदा घाटी के उस पार का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से मालवा, और ये पूरा हिस्सा एक ही साथ निर्मित हुआ था। दक्कन, फिर दक्कन का पठार पूरा बना कहाँ तक, मालवा के पठार तक, है ना। दक्कन का पठार बना मालवा के पठार तक, फिर उसके बाद भ्रंश घाटी बनी, नर्मदा भ्रंश घाटी, और उसी के साथ में सतपुड़ा का भी निर्माण हुआ, और ये सब निर्माण एक साथ होता है। ठीक है, अब इसीलिए इसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें होती है। तो ग्रेनाइट चट्टानें हमारी कैसी हो जाती है, ऐसी चट्टानें जो अंदर, है ना, और ये बनती है बाहर, और अंदर और बाहर कौन सा, मैग्मा,
ठीक है। यदि मैग्मा अंदर की ओर ठंडा होगा तो कौन सा बनेगा, ग्रेनाइट बनेगा। मैग्मा यदि चट्टान के अंदर, जैसे ये हमारा पर्वत है, इसके अंदर यदि मैग्मा ठंडा होगा तो यहाँ पर कौन सी चट्टान बनेगी, ग्रेनाइट बनेगी। और यदि बाहर की तरफ मैग्मा ठंडा होगा तो कौन सी बनेगी, बेसॉल्ट चट्टानें बनेगी, ऐसा बाहर की तरफ। तो ग्रेनाइट बेसॉल्ट चट्टानों से निर्मित हुआ है। इसका विस्तार नर्मदा नदी के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के समानांतर, है ना, विंध्याचल पर्वत के समानांतर कितना, 1220 किलोमीटर, सॉरी 1120 किलोमीटर इसकी लंबाई देखी जाती है। लेकिन ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये गुजरात से शुरू होता है, उसके बाद किस में आता है, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर महाराष्ट्र में भी आता है ना, मध्य प्रदेश में तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा मौजूद है। और फिर आगे जाकर छत्तीसगढ़ में ये क्या होता है, एंड होता है। छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत श्रृंखला के रूप में ये एंड हो जाता है। सीधी श्रृंखला है, समानांतर है, विंध्याचल के लंबाई में दिखाई देता है। पूर्व में यह राजपीपला की पहाड़ियाँ कहाँ दिखाई देती है ना, राजपीपला की तरह पश्चिम में, ठीक है। पूर्व में यह राजपीपला की पहाड़ियाँ से शुरू होकर पश्चिम में पश्चिमी घाट तक फैला हुआ है, ठीक है। राजपीपला की पहाड़ियाँ यहाँ पर है ना, ये गलत है, ये वाला हिस्सा हटा देना, ठीक है। ये पूरा हटा दो, इसको मैं आपको बता दूँ आगे। यह पर्वत 700 मीटर से है ना कहाँ तक है, 1350 मीटर तक ऊंचा है ना। 700 मीटर से लेकर 1350 मीटर की ऊंचाई देखी जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो 1350 मीटर है। धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची है, जो पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत पर स्थित है। पचमढ़ी के महादेव पर्वत पर जो सेंट्रल वाला रीजन है, मध्य वाला क्षेत्र है, उसी में ये पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है, ठीक है। चलिए सतपुड़ा मेघाल श्रेणी को हम आगे देखते हैं। स्थिति की बात करें तो सतपुड़ा मेघाल श्रेणी कहाँ स्थित है, सतपुड़ा मेघाल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर है ना। 74 डिग्री 30 मिनट से लेकर 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है ना। क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश का लगभग 11% क्षेत्रफल ये कवर करती है। बहुत महत्वपूर्ण है कितना एरिया कवर करती है। जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडा, है ना। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म क्योंकि ऊंचा क्षेत्र है, और शीत ऋतु में ठंडा होना लाजमी है क्योंकि क्या है, हमारा ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। इसीलिए निर्माण की बात करें तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ इसमें धारवाड़ चट्टान भी मिलती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ मिलती है, यदि देखो इधर की तरफ यदि हम बात करें, पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है, और इसके पश्चिमी भाग और मध्य भाग में कौन सी मिलती है, गोंडवाना प्रकार की चट्टान, सॉरी दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलती है। संबंधित जिले बोले तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी हो गया पूर्वी भाग में, है ना। और वर्षा की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। ये तो हमने सभी क्षेत्रों में देखा हुआ है। यदि हम इस क्षेत्र की लगभग वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर किस तरफ हो रही है ना, 75 सेंटीमीटर हो रही है पश्चिमी भाग में, और कितनी 150 सेंटीमीटर हो रही है पूर्वी भाग की ओर, है ना। मतलब इधर वर्षा कम है, यहाँ पर 75 सेंटीमीटर के आसपास है, और यहाँ पर है 125 सेंटीमीटर, सॉरी 150 सेंटीमीटर के आसपास इधर पूर्व में जाते हुए वर्षा बढ़ जाती है। जैसे कि हमने हर बार देखा। नदियाँ बोले तो इस क्षेत्र में की प्रमुख नदियाँ कौन सी हो जाएगी, ताप्ती है, पेनगंगा है, वर्धा है, दूधी है, शक्कर, पेंच, वर्धा, है ना, बावनथड़ी, ये सब क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियों के रूप में देखने को मिलती है। मिट्टी की बात कर तो इस क्षेत्र में छिछली काली मिट्टी मिलती है, मतलब जिसका कलर क्या है, कम काला है। उसके अलावा ऊंचे क्षेत्रों में चले जाएंगे तो पर्वतों पर ऊंचाई बढ़ने के साथ में क्या हो जाती है, ढलान तीखी हो जाती है। तीखी ढलानों पर जब वर्षा होती है तो वहाँ से पूरे खनिज बहकर बाहर हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाती है चीज़ें, वहाँ पर खनिज नहीं बचते मृदा में, और मृदा में भारी भारी खनिज बचते हैं, और उसी से मिट्टी का निर्माण होता है, लेटराइट। मिट्टी के निर्माण वाले में हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें तो इसके अलग अलग हिस्से हैं। नर्मदा ताप्ती में के मध्य ये 1220 किलोमीटर, है ना, और गुजरात से छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। सतपुड़ा को नर्मदा और गोदावरी के बीच जल विभाजक कहा जाता है। सतपुड़ा को नर्मदा और गोदावरी के बीच में जल विभाजक कहा जाता है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बह जाती है, नर्मदा नदी इस ओर बह जाती है, और हमारी जो गोदावरी नदी है वो इस ओर बह जाती है। तो गोदावरी नदी का पानी इसमें ऐसा मिल जाता है, और नर्मदा में जो नदियों का पानी आता है वो इस तरफ आ जाता है। इसलिए सतपुड़ा से दोनों तरफ बहाव देखा जाता है, एक दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर अलग अलग विभाजन कर देती है।
इसमें कुछ क्षेत्रों को अलग अलग विभाजित किया जाता है, जिसमें आ जाती है राजपीपला की पहाड़ियाँ। इसमें गुजरात गुजरात की राजपीपला, अखरानी पहाड़ियाँ, है ना, गुजरात की कौन सी, राजपीपला, याद रखिएगा कहाँ से शुरू हो रहा है, राजपीपला, फिर अखरानी आ जाती है, फिर उसके बाद मंथवार आ जाती है, मंथवार पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद बड़वानी पहाड़ियाँ आ जाती है ना, बीजागढ़ आ जाती है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में असीलगढ़ वाली क्षेत्र आ जाते हैं, पहाड़ियाँ सम्मिलित की जाती है। ये सब किस में देखी जा रही है, हमारी राजपीपला वाले क्षेत्र में देखी जा रही है ना। इसके पूर्व में बुरहानपुर दर्रा दिखाई देता है, जहाँ राजपीपला खत्म हो जाती है पूरी पहाड़ी, उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, उसके बाद दिखाई देगा आपको बुरहानपुर दर्रा। अब बुरहानपुर दर्रा से उधर पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी दिखाई देती है, जिसमें क्या आ जाता है, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ। इसमें क्या कौन कौन सी शामिल होती है, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, बैतूल की पहाड़ियाँ, छिंदवाड़ा का क्षेत्र, है ना, ये दो पठारी क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बैतूल की पहाड़ी और पठारी क्षेत्र, छिंदवाड़ा का पठारी क्षेत्र इसमें आ जाता है। होशंगाबाद के पचमढ़ी में धूपगढ़ महादेव पर्वत के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, 1350 मीटर की ऊंचाई इसकी देखी जाती है। सबसे पूर्व की बात करें तो क्या आ जाता है, मैकाल पर्वत श्रेणी आ जाता है। यह सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, किसका, सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी, कहाँ से शुरू होता है, सिवनी से शुरू होता है और छत्तीसगढ़ तक ये जाता है। मध्य प्रदेश के सिवनी से शुरू होकर छत्तीसगढ़ तक ये देखने को मिलता है। यह बालाघाट, ठीक है, डिंडोरी, अनूपपुर, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में फैली हुई प्रमुख श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक हमको दिखाई देती है, मैकाल की, सिर्फ किसकी, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, 1036, है ना, 1036 मीटर इसकी ऊंचाई दिखाई देती है, जो सबसे इसकी ऊंची चोटी। और ये किसकी, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, कौन सी, अमरकंटक, दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी दिखाई देती है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, जो मैंने आपको बता दिया, नर्मदा, सोन और जोहिला। नर्मदा, सोन, जोहिला 3 नदियां निकलती है, जबकि मैकाल से 3, है ना, मैकाल से इन 3 के अलावा भी नदियां भी निकलती है, मैकाल से अन्य नदियां भी निकलती हुई आपको दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई आपको, है ना। चलिए, ये हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में तो देख ही लिए थे, है ना, हमने कंप्लीट कर लिया था। अब अरावली के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अरावली का कुछ संबंध, क्योंकि वहाँ से कुछ नदियाँ आकर मध्य प्रदेश में हमारी नदी के सहायक नदियाँ बन जाती, चंबल की सहायक नदी बन जाती है ना, तो इसीलिए हमको देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। मालवा के उत्तर पश्चिम पठार क्षेत्र में स्थित इस पर्वत की ढाल काफ़ी तीव्र है, तीव्र ढाल वाला पर्वत है ना। सिरे कैसे हैं, चपटे हैं, मतलब ऊंचाई इसकी कैसी है, ऐसा चपटा सिरा इसका दिखाई देता है, ऐसे पर्वत है ये। इन्हें, है ना, इन्हें अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत किस नाम से जाना जाता है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी देखा जाता है। इस पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई कितनी, 304 से लेकर 914 मीटर तक है। परंतु आबू के पास शिखर, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, आबू के पास, माउंट आबू जो है, उसके पर्वत के पास इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना, जो कितनी है, 1158 मीटर है ना, 1158 मीटर इसकी ऊंची चोटी दिखाई देती है ना। पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से ये एक है, पर्वत तथा टीलों के रूप में विद्यमान होता है। यह एक दूसरे से समानांतर उत्तर से पश्चिम की ओर चलने वाली, है ना, सॉरी, उत्तर से दक्षिण की ओर समानांतर चलने वाली है, उत्तर से दक्षिण, है ना, दिशाओं में दिल्ली के पास, है ना, जाती है। मतलब उत्तर दिल्ली से शुरू होती है और कहाँ आती है, ये दिल्ली से शुरू होती है और ये कहाँ तक चली जाती है, गुजरात में चली जाती है। ठीक है, अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई ये श्रृंखला है, 800 किलोमीटर तक फैली हुई श्रृंखला है, जो दिल्ली के पास में, इसे क्या कहा जाता है, दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है, दिल्ली के पास में से। ठीक है, ये भी समझ में आया। ये एक प्रकार के अवशिष्ट पर्वत है ना, पुराने वलित पर्वत है। कैसे पर्वत है, पुराने वलित पर्वत, है ना, अपर्दित पर्वत भी कहते हैं। अपर्दित पर्वत या पुराने वलित पर्वत के रूप में इसे देखा जाता है। अपर्दित पर्वत है, पुराने वलित पर्वत है, इस रूप में भी इसे देखा जाता है। हाँ, उसके अलावा पुराने हैं मतलब खनिज युक्त है,
खनिज युक्त पर्वत भी है। तो इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से भी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। जहाँ पर माउंट आबू की ऊंचाई हमने बता दी है 1158, गुरु शिखर है ना, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर इसकी ऊंची चोटी है जो हमको देखने को मिलती है अरावली पर। ठीक है, अरावली अब मध्य प्रदेश के नक्शे पे तो नहीं है, यहाँ पर है, इधर की तरफ दिखाई देगा आपको, है ना, अरावली पर्वत श्रृंखला। इसीलिए ये भी थोड़ा सा मध्य प्रदेश से संबंधित था, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख डाला। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो आपके सामने ही है। मध्य प्रदेश का ऐसा ब्लैंक नक्शा ले, उसके ऊपर सब चीज़ें बनाएं। उसके अलावा रंगीन नक्शा भी एक निकाल के रखें, आपके डेस्क पर लगा के रखें एज इट इज़। उसके अलावा ये पूरा ये नाम के साथ दिया हुआ मैप है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा, है ना। हम इसके अगले सेशन में अगले फिजिकल डिवीज़न की तरफ चलेंगे, जिसमें हम पहले लेना चाह रहे हैं नदी तंत्र। नदी तंत्र इसका बहुत महत्वपूर्ण फिजिकल डिवीज़न के रूप में आएगा। तो नदी तंत्र हम इसका अगले सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, नदी तंत्र थोड़ा सा अच्छा सेशन है ना। इत्मीनान से देखें, शांति से देखें, तंत्र के रूप में इसे देखें, कैसा नदी तंत्र बह रहा है, कैसी नदी बह रही है, कहाँ जा रही है, सब चीज़ें। चलिए आज के लिए इतना ही। मेरा नाम अंकित बिंजवा, बने रहिएगा स्पेक्ट्रम IAS के साथ में। नमस्कार।